एडजस्टमेंट। तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और आज के लेक्चर में हम लोगों को जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक टॉपिक शुरू किया था फ्रिक्शन का, तो उसी को आगे कंटिन्यू करना है। ओके। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक चीज़ ये बताई थी कि जब भी आप फ्रिक्शन के क्वेश्चंस करेंगे तो एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना, और वो पॉइंट होगा हमारा नॉर्मल रिएक्शन। ओके। जो नॉर्मल फोर्स होता है दोनों बॉडीज के बीच में, क्योंकि वो कैलकुलेट करते वक्त नॉर्मल स्टूडेंट्स गलती करते हैं, जिसके कारण फ्रिक्शन की वैल्यू गलत निकलती है। और जब फ्रिक्शन गलत हो जाएगा तो फिर वो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, है ना। तो इसलिए उस पॉइंट पे थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं कि डिफरेंट केसेस में हम नॉर्मल रिएक्शन कैसे कैसे निकालेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फोर्सेस अप्लाइड हमारे पास अलग अलग टाइप के नॉर्मल रिएक्शंस आने हैं। ओके। तो जरा देखते हैं कि किस किस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं या कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, और हमें जो नॉर्मल रिएक्शन है या जो कांटेक्ट फोर्स है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, तो वो कैसे निकालना है। तो लेट अस सी दैट। ओके। देखो, जैसे एक सिंपल क्वेश्चन ये हो सकता है कि एक बॉडी जो है वो ग्राउंड पे रखी है। अब इस केस में अगर आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना हो तो ये तो निकालना बड़ा आसान है। इस बॉडी पे एक फोर्स mg लगा देते हैं, है ना, और एक ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। तो अब क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है तो मैं इनको इक्वेट कर सकता हूँ, तो n इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स निकालना बड़ा आसान है, ठीक है। n इज इक्वल टू mg। अच्छा, अगर यहीं पे कोई एक और बॉडी रखी है और उस पे अपार्ट फ्रॉम mg एक फोर्स ये भी लग रहा है, लेट अस से f एट एन एंगल थीटा, ठीक है ना। एक फोर्स लगा देते हैं f एट एन एंगल थीटा। अब यहाँ पे अगर हमें नॉर्मल फोर्स निकालना है तो हमारे को mg चाहिए, राइट। फिर एक नॉर्मल फोर्स आएगा n, और इस f के कंपोनेंट ले लेंगे f cos थीटा, और दूसरा यहाँ आ जाएगा f sin थीटा, राइट। तो ये हमने कंपोनेंट्स ले लिए। अब अगेन अगर हम ये मान रहे हैं कि ये फोर्स mg से कम है, अगर ये फोर्स कम है mg से, तो बॉडी ऊपर तो नहीं उठेगी। ओके। अगर ये बॉडी ऊपर उठ जाती है, ऐसा हमने पहले क्वेश्चन किया था, अगर ये बॉडी ऊपर उठ जाती फिर तो नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाता है ना। हम मान रहे हैं कि नॉर्मल फोर्स नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो तभी होगा जब कॉन्टैक्ट बनेगा, और वो तभी होगा जब ये mg इससे बड़ा होगा, ठीक। तो अब लेकिन ये जो बॉडी है ये y एक्सिस में नहीं चल रही, ओके। इसके कारण ये x एक्सिस में चल सकती है। तो अब आप देखो कि यहाँ पे क्योंकि y एक्सिस में कोई मोशन नहीं है, तो हम यहाँ पे y एक्सिस के फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं, दैट अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो यहाँ पे अपवर्ड है n और f साइन थीटा, तो यहाँ जाएगा n प्लस f साइन थीटा, और जो डाउनवर्ड है वो है mg। तो देखो n आ जाएगा यहाँ से mg माइनस f साइन थीटा। तो ये हमारा नॉर्मल फोर्स है इस केस में, ठीक है। पहले भी मैंने कई बार ये बात बोली होगी कि जो नॉर्मल फोर्स है वो हमेशा mg के बराबर नहीं होगा, वो उससे ज़्यादा या कम भी हो सकता है, राइट। तो जैसे इस केस में जो नॉर्मल फोर्स है वो mg माइनस एफ साइन थीटा है, इसका मतलब कि ये mg से छोटा है। अच्छा, अगर इसी केस में जो फोर्स है वो इस टाइप से आ जाता, दैट द फोर्स इज अप्लाइड लाइक दिस, ओके, एट सम एंगल थीटा, लेट अस से दिस इज द फोर्स, ये हमारा फोर्स है, ओके। अब मान लेते हैं कि ये हमारा फोर्स आ गया F, जो हमने इस तरीके से लगाया है। अब इस केस में अगर हमें नॉर्मल फोर्स चाहिए तो करना वही है, पहले हम mg लिखते हैं और फिर ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन लेते हैं, F के कंपोनेंट लेंगे F cos थीटा, और एक यहाँ जाएगा F sin थीटा, ठीक। और फिर से हम ये मानेंगे कि क्योंकि नॉर्मल फोर्स है इसका मतलब कि कांटेक्ट है, ओके। और कांटेक्ट है तो देखो y एक्सिस में तो कोई मोशन हो नहीं सकता, ऊपर तो बॉडी जा नहीं सकती क्योंकि ये फोर्स दोनों डाउनवर्ड हैं, राइट। तो ये बॉडी y एक्सिस में तो चल नहीं सकती, राइट। इसका मतलब कि y एक्सिस के फोर्सेस फिर बैलेंस होंगे, तो n अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो n इज इक्वल टू दिस इज mg प्लस f sin थीटा, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि इस केस में जो फोर्स था n वो mg से छोटा था, और इस केस में जो n है वो mg से बड़ा है, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो फोर्स है, इस फोर्स को हम कह सकते हैं दैट इट इज द पुलिंग फोर्स, इट इज पुलिंग द बॉडी, है ना। हम इस बॉडी को पुल कर रहे हैं इधर की तरफ फोर्स लगा के, तो दिस इज अ पुलिंग फोर्स, राइट। और अगर हम इस केस में देखते हैं, सो इट्स अ पुशिंग फोर्स, यू आर पुशिंग द बॉडी, है ना, यू आर पुशिंग द बॉडी। तो ये पुशिंग फोर्स है और ये पुलिंग फोर्स है। तो पुलिंग फोर्स में जो नॉर्मल फोर्स है वो कम हो जाता है, और पुशिंग फोर्स में नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स बढ़ जाता है,
ठीक है। अच्छा देखो यहाँ से एक और क्वेश्चन का भी आंसर आता है। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो म्यू इंटू एन होती है। तो अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालता हूँ F इज इक्वल टू म्यू एन, तो ये एन की वैल्यू हम यहाँ डालेंगे, सो दिस विल बी म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ओके, और अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, सो दिस विल बी म्यू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। तो आप देखो कि इस केस में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो बढ़ गया और इस केस में मैक्सिमम फ्रिक्शन कम हो गया। अब आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि अगर किसी बॉडी को हमें मूव कराना है तो हमारा जो एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स है, जो ड्राइविंग फोर्स है, वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज़्यादा होना चाहिए तब बॉडी चलती है। तो जैसे यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन ये है, तो जब हमारा फोर्स अप्लाइड फोर्स, ओके ना, अप्लाइड फोर्स जब या ड्राइविंग फोर्स, राइट, ड्राइविंग फोर्स कौन सा है इसमें, तो ड्राइविंग फोर्स एक्चुअली ये है एफ कॉस थीटा। ठीक है, ध्यान रखना, ये चलाने की कोशिश कर रहा है एफ, नहीं, एफ का एक कंपोनेंट तो नॉर्मल रिएक्शन को चेंज कर रहा है और ये वाला जो है ये चलाने की कोशिश कर रहा है, तो ये ड्राइविंग फोर्स है। जब ये ड्राइविंग फोर्स इससे ज़्यादा होगा तब हमारी बॉडी चलेगी। अच्छा इस केस में देखें तो इस केस में जो ड्राइविंग फोर्स है हमारा वो ये एफ कॉस थीटा, लेकिन फ्रिक्शन ये है, तो जब ये ड्राइविंग फोर्स इससे ज़्यादा होगा तब बॉडी चलेगी। तो किस केस में इट इज़ डिफिकल्ट टू मूव बॉडी, किस केस में हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इस केस में या इस केस में। तो अगर हम चाहते हैं टू जस्ट मूव द बॉडी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं टू जस्ट मूव, या डिस्प्लेस भी कर सकते हो, टू जस्ट मूव द बॉडी और टू जस्ट डिस्प्लेस द बॉडी। I should say that this f cos theta should be at least equal to mu mg minus f sin theta, right? And similarly here f cos theta should be at least equal to mu mg plus f sin theta, right? अच्छा अब आप देखो कि दोनों केसेस में जो ड्राइविंग फोर्स है वो सेम है, लेकिन जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है और ये कम है। तो इस केस में तुम्हें ज़्यादा फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा, तो दैट मीन्स इट इज़ डिफिकल्ट टू मूव द बॉडी इन दिस केस। यहाँ पे फ्रिक्शन कम है ना, एम जी माइनस ऑफ साइन थीटा इज ए स्मॉलर वैल्यू देन दिस, तो इससे छोटी है ये वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे फ्रिक्शन कम है तो यहाँ पे इस बॉडी को चलाना आसान होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा है तो यहाँ पे बॉडी को चलाना मुश्किल होगा। तो यहाँ पे देखो कि ये कौन सा फोर्स था, ये था पुलिंग फोर्स। तो पुलिंग करते वक्त इट इज़ ईजियर टू मूव अ बॉडी बिकॉज फ्रिक्शन इज लेस, पुशिंग करते वक्त इट इज़ डिफिकल्ट टू मूव अ बॉडी बिकॉज द फ्रिक्शन इज मोर। ठीक है ना। तो इस केस में हम जरा ध्यान रखेंगे कि जब हम फोर्स लगाते हैं तो जैसे आपको कोई एक बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो आप उसको पुल करते हुए लाओगे या पुश करते हुए ले जाओगे। तो अगर तुम पुल करते हुए लाते हो तो इट इज़ ईजियर टू मूव द बॉडी, व्हाई, बिकॉज ड्यूरिंग पुलिंग the friction becomes less, whereas during pushing the friction becomes more। तो कौन सा फिर आसान रहेगा, तो पुल करना आसान है। ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा, why it is difficult to push a body than to pull it। so the reason is, अगर आपको एक लाइन में लिखना है तो बस नॉर्मल फोर्स की बात कर देना कि ड्यूरिंग पुशिंग द नॉर्मल फोर्स इज मोर, सो द मैक्सिमम फ्रिक्शन इज मोर, एंड ड्यूरिंग पुलिंग द नॉर्मल फोर्स इज लेस एंड सो द फ्रिक्शन फोर्स इज लेस। so that is why it is easier to pull a body than to push a body। ठीक है। अच्छा ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हारे को इसी केस में कि भाई कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इसको चलाने के लिए, तो देखो वो आंसर मेरा यहाँ से आ जाएगा। इसको चलाने के लिए जो एफ कॉस थीटा है वो फ्रिक्शन से ज़्यादा होना चाहिए। कौन सा फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन, तो एफ कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू दिस। अब यहाँ से आप एफ निकाल सकते हो इस इक्वेशन को सॉल्व करके। ठीक है, तो जरा मैं इसको यहाँ पे निकालता हूँ। दिस इज एफ कॉस थीटा is equal to mu mg minus f sin theta। ओके, अब आप इसको ओपन करके f निकाल सकते हो। तो f cos theta is equal to mu mg minus mu f sin theta। इसको इधर ले आते हैं तो f कॉमन आ जाएगा। सो दिस इज f कॉमन cos theta plus mu sin theta and that is equal to mu mg। Now I get f, so it is mu mg upon cos theta plus mu sin theta। तो ये वो फोर्स है जो हमारे को लगाना पड़ेगा in order to pull the body। ठीक है ना। मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि भाई एक पर्टिकुलर बॉडी को हमें पुल करना है, ओके, तो कितना कम से कम फोर्स चाहिए मेरे को,
तो और एंगल गिवन है, थीटा इज गिवन टू यू। ओके, जैसे मान लो 30 डिग्री पे मुझे एक फोर्स लगाना है, तो मैं कितना फोर्स लगाऊं 30 डिग्री पे, जिससे कि मैं आराम से इसको पुल कर सकूं, तो दिस मच फोर्स, ठीक है ना, इस केस में। इसी तरीके से आप इस केस में भी निकाल सकते हो, राइट। तो बस इसमें क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है, यहाँ माइनस था तो जब ये इधर गया था प्लस हो गया था, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, राइट। इसको प्लस कर देंगे तो जब ये इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, है ना। तो ये हो गया ड्यूरिंग पुलिंग, है ना, ये पुल करते वक्त है। और अगर पुशिंग के लिए निकालना है तो फिर फोर्स आ जाएगा तुम्हारा म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तो ये पुशिंग के टाइम का फोर्स है। अगर तुम्हें किसी बॉडी को पुश करना है तो आपको इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर एंगल गिवन है तो, ठीक है ना, एंगल गिवन होना चाहिए, राइट। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट केसेस बन गए। ओके, अच्छा, इसी में ना एक और भी क्वेश्चन बनता है, तो वो क्वेश्चन भी ले लेते हैं। और वो क्वेश्चन ये है, जैसे मान लो हमारे को इस केस में, पुलिंग के केस में, अब तुम्हारे को फोर्स तो तुमने निकाल लिया कि अगर एंगल गिवन है तो कितना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, वो मैं ये निकाल चुका हूँ, ठीक है, पुलिंग के केस में। पुशिंग के केस में मैंने निकाला था। चलो अब एक क्वेश्चन की बात करते हैं, पुलिंग की बात करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे को मिलेगा कि अब देखो फोर्स की वैल्यू थीटा पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर थीटा पे फोर्स की वैल्यू मिनिमम भी होगी। ये बात समझ में आई कि मान लो देखो या तो ऐसे गिवन होगा कि ये एंगल 30 डिग्री है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, और ये मास आपको गिवन है। तो मान लेते हैं कि जो मास है वो 5 kg है, जस्ट एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। ये मास है 5 kg, तो ये हो गया 50, ये एंगल है थीटा 30 डिग्री। ओके, अब इस केस में आपको म्यू भी दिया हुआ है, लेट अस से म्यू इज 0.2। अब आपको बताना है कि कितना फोर्स मेरे को लगाना पड़ेगा इसको जस्ट चलाने के लिए। तो ये मैं कर चुका हूँ, ये रहा आंसर। म्यू मुझे दे दिया गया, एम जी थीटा सब दिया हुआ है, यहाँ पे डालो और ये फोर्स तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना फोर्स तुम्हें लगाना पड़ेगा इस बॉडी को चलाने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन, थीटा नहीं दिया हुआ। ओके, थीटा इज नॉट गिवन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि थीटा नहीं दिया हुआ। अब आपको ये बताना है कि व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव द बॉडी, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव द बॉडी। ओके, अब क्वेश्चन तो वैसे ही है बिल्कुल, लेकिन अब पॉइंट ये आ रहा है यहाँ पे कि थीटा नहीं दिया हुआ। तो अब देखो जो फोर्स है वो तो यही आएगा, ठीक है। इसको, इस वाले को हटा देते हैं और फिर समझाता हूँ। देखो फोर्स तो यही रहेगा, है ना, फोर्स में तो कोई चेंज है नहीं। लेकिन जैसे जैसे तुम थीटा को चेंज करोगे तो फोर्स की वैल्यू अलग अलग आएंगी। मान लो यहाँ 30 डाल दो तो कुछ और आएगा, 37 डाल दोगे कुछ और आएगा। तो थीटा के साथ फोर्स चेंज हो रहा है, तो किसी ना किसी एंगल पे जाके फोर्स की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। तो वो एंगल क्या होगा, जिस एंगल पे हम फोर्स लगाएं तो मिनिमम फोर्स मेरे को लगाना पड़े, और फिर वो मिनिमम फोर्स कितना होगा ये तुम्हें बताना है, ठीक है ना। यू हैव टू पुल अ बॉडी, सेम चीज है, यहाँ से यहाँ तक सेम चलेगा। और फिर अब तुम्हें बताना है कि व्हाट इज द एंगल एट विच द फोर्स शुड बी अप्लाइड टू, और यू कैन से व्हाट इज द एंगल एट विच मिनिमम फोर्स इज रिक्वायर्ड। ओके, तो वो एंगल निकालो जिस एंगल पे मिनिमम फोर्स चाहिए, और वो मिनिमम फोर्स कितना होगा ये भी निकालो, ठीक है। तो अब देखो ये क्वेश्चन करने के लिए मैं इसमें मैक्सिमम मिनिमम लगाता हूँ, जो डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने किया होगा कि कोई भी अगर क्वांटिटी मैक्सिमम या मिनिमम होती है तो उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 होता है, राइट। तो लेट अस अप्लाई दैट। तो भाई यहाँ पे देखो इसको ऐसा कर सकते हैं, दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं इसको यहीं पे डिफरेंशिएट कर दूँ df/d थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस पूरे को हम डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि अगर तुम्हें इसे मिनिमम करना है तो तुम इसे मैक्सिमाइज कर दो। जब ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होगा, ये तो बात सही है। जब ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होगा, ठीक। अब ये मैक्सिमम कितना होगा, तो आप इसको बस देखो, क्योंकि देखो म्यू एम जी ये तीनों कांस्टेंट हैं, तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो अगर तुम्हें फोर्स को चेंज करना है तो तुम्हें थीटा चेंज करना है, तो थीटा चेंज होगा तो ये डिनोमिनेटर चेंज होगा। तो जब ये डिनोमिनेटर मिनिमम पे पहुंचेगा तो फोर्स मैक्सिमम होगा, और जब ये डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तो फोर्स मिनिमम होगा। अब क्योंकि तुम्हें फोर्स मिनिमम चाहिए तो आप इसको मैक्सिमम कर दो। तो आप डिनोमिनेटर को अलग से ले लो। मान लेते हैं कि दिस इज वाई, लेट y इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा।
y क्या है, मेरा डिनोमिनेटर है, ठीक है ना, इस पूरे को मैंने y मान लिया। अब जब ये y मिनिमम होगा, जब ये y मैक्सिमम होगा, जब ये मैक्सिमम होगा तो फोर्स मिनिमम होगा। अब इसको y को मैं मैक्सिमम कैसे करूं, तो इट्स फर्स्ट डिफरेंशिएशन शुड बी जीरो, तो dy बाय डी थीटा शुड बी इक्वल टू जीरो। नाउ व्हाट इज dy बाय डी थीटा, तो यहाँ से निकालते हैं इसका डिफरेंशिएशन, माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, राइट। इसको उधर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू। तो देखो ये वो एंगल आ गया। अगर हम इस एंगल पे, मतलब थीटा इज टेन इनवर्स म्यू, तो अगर हम इस एंगल पे फोर्स लगाएंगे तो फिर हमारे को मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर हम इस एंगल पे फोर्स लगाएंगे तो मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस एंगल पे ये क्वांटिटी मैक्सिमम होगी, ओके। और मैक्सिमम होगी तो आप इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल के वो सब काम कर सकते हो। फिजिक्स में नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। मैथ्स में तो हमें प्रूव करना पड़ता है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है, हम सीधा बोल सकते हैं। तो अभी फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो, इसका मतलब कि ये क्वांटिटी क्या हो गई है, मैक्सिमम हो गई है, तो फोर्स की वैल्यू मिनिमम आएगी। कितनी, तो अब वो कैसे निकालें, देखो टेन थीटा इक्वल टू म्यू है। अब यहाँ से टेन थीटा से कॉस थीटा और साइन थीटा निकाल कर यहाँ डाल देते हैं तो आपको मिनिमम फोर्स पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो अब वो कैसे निकालें, तो उसके लिए हमारे को थोड़ा सा एक मैथ्स लगाना पड़ेगा, राइट। तो वो देख लेते हैं। अच्छा, तो इसके लिए ना आप एक काम करो, क्योंकि हमने निकाला है टेन थीटा इक्वल टू म्यू। सो अगर टेन थीटा म्यू है तो आप यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लो, ठीक है। ट्राइंगल मीन्स लाइक दिस, ये एंगल थीटा है। नाउ टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो डिवाइडेड बाय वन कर देते हैं। तो परपेंडिकुलर इज म्यू एंड बेस इज वन, so this hypotenuse will be under root of this square plus this square, 1 plus mu square, okay। अब इससे हम sin थीटा और cos थीटा निकाल के यहाँ डाल देते हैं तो मेरा f मिनिमम आ जाएगा। so f minimum will be mu mg divided by what is cos theta, base upon hypotenuse, 1 upon under root of 1 plus mu square and plus mu sin theta. What is sin theta? Perpendicular upon hypotenuse, that is mu upon under root of 1 plus mu square, ओके। तो अब देखो ये क्या बन जाएगा, तो ये आ जाएगा म्यू एम जी डिवाइडेड बाय, ये अगर डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे सिंपली ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ओके। और फिर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ रूट बन जाएगा। तो जो मिनिमम फोर्स आ रहा है वो आ रहा है म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये मेरा मिनिमम फोर्स आएगा, ओके ना। ये मिनिमम फोर्स की वैल्यू निकाली आपने, ओके। तो ये मिनिमम फोर्स की वैल्यू निकाली है हम लोगों ने, ओके। दिस इज मिनिमम फोर्स, ओके। कितने एंगल पे लगाना है, इतने एंगल पे लगाना है, टेन थीटा इक्वल टू म्यू पे। मान लेते हैं जैसे म्यू की वैल्यू √3 दे देते हैं, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, तो म्यू या 1/√3 ले लो, 1/√3 है म्यू। अब म्यू अगर 1/√3 है तो टेन थीटा इक्वल टू 1/√3, मतलब थीटा इज 30 डिग्री। इसका मतलब 30 डिग्री पे तुम्हारे को फोर्स लगाना होगा, तब तुम्हारा मिनिमम फोर्स आएगा। और कितना होगा, यहाँ डाल दो, म्यू की जगह 1/√3 डाल दो, मास वगैरह सब दिया हुआ है, तो तुम्हें मिनिमम फोर्स पता चल जाएगा। देखो दो टाइप के क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन है जिसमें एंगल गिवन है। अब एंगल अगर गिवन है और फिर पूछा जाए कि भाई हम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इसको चलाने के लिए, तो ये आंसर। और अगर ये पूछा जाए कि मिनिमम फोर्स लगाना है चलाने के लिए, तो फिर आपको ये सारा काम भी करना है, तो फिर ये मिनिमम आएगा, ठीक है ना। तो ये देख लेना कि एंगल गिवन है अगर, तो फिर ये आंसर होगा। एंगल गिवन नहीं है और फिर मिनिमम पूछा गया तो फिर ये आंसर होगा, राइट ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो हमारे को आगे भी काम आएगा और तुम्हारे को इस आंसर को याद भी करना है। खासकर जो नीट वाले लोग हैं या IIT मेंस वाले हो तो इसको बिल्कुल याद ही कर लें, ओके। आसानी रहेगी, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन तो आप करोगे नहीं वहाँ जाके, है ना। तो इसलिए इस आंसर को याद रखना है तुम्हारे को, ठीक है। तो अब अभी मैंने 3 केसेस किए हैं यहाँ पे, ओके। अब एक आधा केस और भी देखते हैं जिसमें कि बॉडी इंक्लाइंड सरफेस पे रखी है और फिर वहाँ पे हमें नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन वगैरह वो सब निकालने हैं, तो लेट अस डू दैट आल्सो। अच्छा स्टूडेंट, अब एक केस देखते हैं जिसमें कि एक बॉडी को इंक्लाइंड सरफेस पे रखा है, ओके। जैसे ये एक केस है कि एक बॉडी को हमने इंक्लाइंड सरफेस पे रखा हुआ है और इस इंक्लाइंड सरफेस पे जो बॉडी है इस पे एक फोर्स लगाया हमने F, ओके, एट एन एंगल थीटा। अब यहाँ पे म्यू भी गिवन होगा आपको,
इट्स ए रफ इंक्लाइंड सरफेस। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ रिक्वायर्ड टू होल्ड द बॉडी इन इट्स पोजीशन। ठीक है, मिनिमम फोर्स कितना चाहिए इसको यहाँ पे रोकने के लिए बॉडी को, या मैक्सिमम फोर्स कितना चाहिए इस बॉडी को यहाँ पे रोकने के लिए, ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, अब देखो इसको कैसे करें। ये मिनिमम और मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये सिर्फ फ्रिक्शन में ही आता है एक्चुअली। ओके, और इंक्लाइंड सरफेस पे ये ज़्यादा बनेगा, और वैसे काफ़ी सारी जगहों पे ये आप देखोगे कि आपको कभी मिनिमम फोर्स निकालना होगा, कभी मैक्सिमम निकालना होगा, जहाँ पे फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा। ओके, उसका मेन रीज़न ये होता है कि जो फ्रिक्शन है, ये फोर्स हमेशा मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना। जिस साइड में रिलेटिव मोशन स्टार्ट होना है उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, राइट। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी बॉडी को राइट की तरफ ले जाने की कोशिश करता हूँ तो जो फ्रिक्शन है वो लेफ्ट की तरफ लगेगा। ओके, और अगर मैं किसी बॉडी को ग्राउंड के ऊपर लेफ्ट की तरफ ले जाने की कोशिश करता हूँ तो फ्रिक्शन राइट की तरफ लगेगा। तो जो फ्रिक्शन है ना, ये अपनी डायरेक्शन को एडजस्ट कर रहा है एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। ठीक, देखो सबसे पहला पॉइंट तो इसमें ये है कि ये बॉडी जो है ये कहाँ जाना चाहती है। क्या ये नीचे की तरफ जाना चाहती है? क्योंकि अगर ये नीचे जाना चाहती है तो फिर फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, और अगर ये ऊपर जाना चाहती है तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा। तो यहीं से हमें पता चल रहा है कि फोर्स की एक रेंज आएगी, या दो मिनिमम और मैक्सिमम एक दो वैल्यूज आएंगी एक्चुअली। ओके, ये पक्का है कि क्वेश्चन ये है कि इस बॉडी को रेस्ट पे रखना है, इसका मतलब कि इस पे फोर्सेस को बैलेंस करना है। ठीक है, अब आप देखो कि इस पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। तो एक लग रहा है mg, ठीक है, एक यहाँ से आएगा नॉर्मल रिएक्शन, तो उस नॉर्मल रिएक्शन को मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये n आ गया नॉर्मल फोर्स फ्रॉम द इंक्लाइंड सरफेस। ठीक, अब ये जो f है, इस f के और mg के हम कंपोनेंट्स ले लेते हैं पैरेलल टू द इंक्लाइंड सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू इट। जैसे ये mg है तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ जाएगा एंड दैट इज mg साइन थीटा, और एक इधर आ जाएगा इट इज mg cos थीटा, है ना। ये आप पहले भी कर चुके हो, ये थीटा है, ये एंगल थीटा बनता है, तो दिस इज mg cos थीटा, दिस इज mg sin थीटा। अब सिमिलरली फोर्स के भी कंपोनेंट निकालो, और फोर्स के कंपोनेंट इस सरफेस के पैरेलल, तो एक इधर आएगा इसके पैरेलल ये कंपोनेंट, और इसके परपेंडिकुलर ये कंपोनेंट। आप ये देख सकते हो कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा आएगा, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा f cos थीटा और ये हो जाएगा f sin थीटा, राइट। दीज आर द फोर्सेस। अच्छा, अब हम यहाँ से इस चीज़ को देख सकते हैं कि बॉडी कहाँ जाने की कोशिश करेगी। अगर देखो इसमें ड्राइविंग फोर्स कौन सा है, तो ड्राइविंग फोर्स है f cos थीटा। ठीक है, ये mg sin थीटा चाहता है कि बॉडी नीचे जाए, और ये ड्राइविंग फोर्स चाहता है कि बॉडी ऊपर जाए। ठीक, तो अब यहाँ पे दो केसेस बन सकते हैं। अगर मैं इस फोर्स को कम कर देता हूँ, f की वैल्यू को कम करता हूँ, तो ये फोर्स कम हो जाएगा। अगर ये फोर्स कम हो जाएगा तो ये फोर्स mg sin थीटा इस बॉडी को नीचे लाने की कोशिश करेगा। तो जब ये mg sin थीटा इसे नीचे लाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होगा। और अगर मैं ये f cos थीटा को बढ़ाना शुरू करता हूँ, इस फोर्स को बढ़ाता हूँ f को, तो ये f cos थीटा बढ़ेगा, और उसके कारण एक टाइम आएगा कि ये बॉडी ऊपर जाने की कोशिश करेगी, राइट। तो फिर फ्रिक्शन नीचे आएगा। इसका मतलब कि अगर ये फोर्स कम है तो mg sin थीटा के कारण बॉडी नीचे आना चाहती है, तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लेना है। और अगर ये फोर्स ज़्यादा कर दिया जाए तो फिर ये बॉडी ऊपर जाना चाहती है, तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम f की दो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो पहले हम मिनिमम फोर्स निकालते हैं कि मिनिमम फोर्स कितना होना चाहिए। जब हम इस फोर्स को मिनिमम रखेंगे तो बॉडी की टेंडेंसी होगी कि वो नीचे की तरफ आए, तो फ्रिक्शन हम ऊपर की तरफ लेंगे। ठीक है, अब ये मेरा फ्रिक्शन है। अच्छा, फ्रिक्शन कितना होता है, तो क्योंकि मैंने इसको मिनिमम पे कर दिया है तो जो बॉडी है उसकी टेंडेंसी नीचे आने की, लेकिन ये फ्रिक्शन जो है ये इसे नीचे आने नहीं दे रहा। इसका मतलब कि ये फ्रिक्शन जो है वो अपना मैक्सिमम फोर्स लगाकर इस बॉडी को रोक रहा है। ओके, तो हम ये मानेंगे कि इस टाइम पे F मैक्सिमम जो है वो ऊपर की तरफ है,
क्योंकि बॉडी शुड बी एट रेस्ट, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है तो कितना हम मिनिमम फोर्स लगाएं कि बॉडी रेस्ट पे रहे। तो इसका मतलब बॉडी रेस्ट पे है, जब बॉडी रेस्ट पे स्टैटिक फ्रिक्शन होगा लेकिन मेरा फोर्स जो है वो कम हो गया है, तो mg sin थीटा के कारण बॉडी नीचे जस्ट स्लिप करना चाहती है। इसका मतलब कि फ्रिक्शन जो है वो उसे अपने मैक्सिमम वैल्यू से रोक रहा होगा। ओके, क्योंकि अगर मेरा फोर्स ज़्यादा होगा तो फिर इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की कम होगी, लेकिन अगर मैं अपने फोर्स को कम करता जाऊं तो mg sin थीटा के कारण द बॉडी विल हैव ए टेंडेंसी टू मूव डाउन। और एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर तुमने इस फोर्स को काफ़ी कम कर दिया तो फिर mg sin थीटा के कारण बॉडी विल बी अबाउट टू स्लाइड। तो जिस टाइम पे बॉडी जो है वो अबाउट टू स्लाइड है, जस्ट चल नहीं वाली है, उस टाइम पे जो फ्रिक्शन होता है मैक्सिमम होता है, तो वो मैक्सिमम फ्रिक्शन ये है, राइट। अच्छा, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है तो मैं ये फोर्सेस को बैलेंस कर सकता हूँ अलोंग द प्लेन। तो अलोंग द प्लेन अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस को बैलेंस कर दो तो ये आ जाएगा एफ कॉस थीटा प्लस फ्रिक्शन मैक्सिमम इज इक्वल टू mg sin थीटा। ओके, अब फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना होता है, तो ये होता है हमारा म्यू इंटू एन। ओके, अब हम n कैसे निकालते हैं, तो ये सेम कॉन्सेप्ट है कि इस डायरेक्शन में अगर बॉडी का मोशन हो रहा है, वैसे तो इस केस में बॉडी इधर भी नहीं चल रही और इधर भी नहीं चल रही, तो इधर भी हमने फोर्सेस को बैलेंस कर दिए और इधर भी फोर्सेस को बैलेंस कर दो। अब इस डायरेक्शन में कौन से फोर्सेस हैं, तो ऊपर की तरफ है n और नीचे की तरफ है mg cos थीटा और f sin थीटा। तो अभी देखो यहाँ पे गलतियां हो जाती हैं, कई लोग n इक्वल टू mg cos थीटा कर देते हैं, लेकिन इसके साथ में ये भी लेना है f sin थीटा। तो मैं कह सकता हूँ n इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस f sin थीटा, n इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस f sin थीटा। ये बताया था ना कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा गलतियां कराता है, तो जो इसका ध्यान रखना। तो ये n की वैल्यू में डाल देते हैं, तो आ जाएगा f cos थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। अब मैं यहाँ से देखो f कैलकुलेट कर सकता हूँ, राइट। इसमें पहले से ओपन कर देते हैं और ये म्यू mg cos थीटा को उधर ले जाते हैं और यहाँ पे बचेगा म्यू f sin थीटा। सो इट इज f cos थीटा प्लस म्यू f sin थीटा, म्यू f sin थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस दिस म्यू mg cos थीटा उधर, तो म्यू mg cos थीटा। ओके, अब यहाँ से f कॉमन आ जाएगा और बाकी का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर mg को कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या बचेगा, इट इज cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। तो देखो ये मेरा फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है, ये मिनिमम फोर्स है, जो मिनिमम फोर्स लगाया है, ठीक है ना। मिनिमम क्यों है, क्योंकि इस टाइम पे इतना कम फोर्स लगाया है कि बॉडी जस्ट नीचे आने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम पे पहुंच के और इस बॉडी को नीचे आने नहीं दे रहा, बट द बॉडी इज अबाउट टू स्लाइड डाउन। ओके ना, बॉडी इज अबाउट टू स्लाइड डाउन, तो ये मिनिमम फोर्स है। इसको हम थोड़ा सा और चेंज करके लिख सकते हैं, कैसे, यहाँ पे अगर मैं इस पूरे को cos थीटा से डिवाइड कर देता हूँ तो ये फार्मूला मेरा ऐसा बन जाएगा, mg हर क्वांटिटी को cos से डिवाइड करें तो sin थीटा बाई cos थीटा इज tan थीटा, इसको cos से डिवाइड करेंगे खत्म हो जाएगा, तो माइनस म्यू डिवाइडेड बाय, इसको cos से डिवाइड करेंगे 1 प्लस म्यू tan थीटा। तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं हम इसको। ओके, तो ये मेरा मिनिमम फोर्स है जो हमें चाहिए इस बॉडी को रेस्ट पे रखने के लिए। अच्छा, अगर हम मैक्सिमम फोर्स चाहते हैं तो मैक्सिमम फोर्स में हम क्या होगा, अब मैं इस फोर्स को बढ़ाना शुरू करता हूँ, जब फोर्स बढ़ेगा तो ये f cos थीटा बढ़ेगा और फिर क्या होगा, एक टाइम आएगा द बॉडी हैज ए टेंडेंसी टू मूव अप, तो इसकी टेंडेंसी होगी कि इट इज जस्ट अबाउट टू गो अप। तो जब ये जस्ट ऊपर जाना चाहती है तो उस टाइम पे फ्रिक्शन कहाँ होगा, नीचे होगा, तो उस केस में हम इसको नीचे की साइड में ले लेंगे लाइक दिस। ओके ना। अब हमारी इक्वेशंस में क्या चेंजेस आएंगे, तो दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। ओके, तो f cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस f मैक्सिमम। तो अब हम यहाँ से शुरू करेंगे, तो इस केस में आप लोगों को करना क्या है, f cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस f मैक्सिमम, है ना, तो ये इधर आ जाएगा
ओके, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस एफ मैक्सिमम। ओके, और फिर आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो बस आपकी पहले इक्वेशन चेंज होगी तो फिर सब कुछ ही चेंज हो जाएगा। क्या नॉर्मल फोर्स में कोई चेंज होगा? तो नहीं, नॉर्मल फोर्स में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो फोर्सेस सेम रहेंगे, राइट। तो अब तुम वो वाला केस अपने आप कर सकते हो। ये मैंने मिनिमम फोर्स निकाल दिया है, आप मैक्सिमम फोर्स निकाल लेना, ठीक है। तो अब हमारे पास एक रेंज आ जाएगी कि भाई हम मिनिमम से मैक्सिमम तक अगर फोर्स यहाँ पे लगाते हैं तो जो बॉडी है वो रेस्ट पे रहती है, ठीक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इसका तुम्हें आंसर भी याद रखना चाहिए। ओके, तो अब आगे चलते हैं और एक और केस देखते हैं इसी में। अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ पे तुम्हारे को कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिसमें कि बॉडीज चल रही हैं, ये क्वेश्चन में गिवन होता है। ओके, मतलब हमारे को फाइंड आउट नहीं करना कि वेदर दी बॉडी इज मूविंग और नॉट। ओके, वो क्वेश्चन से ही पता चल जाता है। और वैसे भी हम लोग इसे बड़े आराम से देख सकते हैं कि क्या कोई सिस्टम चल रहा है या नहीं चल रहा। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आपको बताया था कि जो ड्राइविंग फोर्सेज हैं, जो एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्सेज हैं, उनको और मैक्सिमम फ्रिक्शन को हमें कंपेयर करना चाहिए, राइट। तो उसी से हमें पता चल जाता है। जैसे एक केस हम लेते हैं, जैसे मान लो कि ये एक केस है सिंपल, जिसमें कि एक बॉडी जो है वो टेबल पे रखी है और दूसरी बॉडी यहाँ पे हैंग कर रही है। ओके, अब यहाँ पे ये 2 kg है और लेट अस से ये 4 kg है और यहाँ पे म्यू दिया हुआ है आपको 0.6, ठीक है। ये आपको वैल्यू दी गई है। अब आपको बताने की क्या ये सिस्टम चलेगा या नहीं चलेगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप ये मान के चलो कि कौन से, ये फाइंड आउट करो बेसिकली कि कौन से ड्राइविंग फोर्स हैं जो इसे चलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो ड्राइविंग फोर्स है वो इसका वेट होगा 20 न्यूटन, क्योंकि इसका जो वेट है ये बताया था कि ये जो 40 न्यूटन है, ये अगर मोशन होगा तो इस डायरेक्शन में होगा, तो ये मोशन के परपेंडिकुलर है, और जो फोर्स मोशन के परपेंडिकुलर होता है तो फिर वो एक्सेलरेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करता, है ना। तो इस केस में, राइट, तो इस केस में ये जो 40 है ये मोशन के परपेंडिकुलर है, तो ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो इसका मतलब इसको चलाने वाला फोर्स कौन सा है, तो इसको चलाने वाला है 20 न्यूटन, ये एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। अच्छा, रोकने वाला फोर्स कौन सा है, वो फ्रिक्शन है, राइट। तो अब आप देखो कि यहाँ पे फ्रिक्शन कितना हो सकता है, तो जरा फ्रिक्शन की वैल्यू लगाकर देखो। अब कौन सा फ्रिक्शन होगा, तो ऑब्वियस ही बात है जब मेरे को चेक करना है तो मैं मैक्सिमम फ्रिक्शन से ही चेक करूंगा कि अगर मान लो ये मैक्सिमम फ्रिक्शन लगे तो क्या ये मैक्सिमम फ्रिक्शन ज्यादा होगा इससे। अगर मेरा मैक्सिमम फ्रिक्शन ज्यादा है इससे, तो इसका मतलब दिस सिस्टम विल नॉट मूव, ठीक है। तो अब मैं इस वाले फ्रिक्शन को जो चेक करता हूँ। देखो यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा n, और इस डायरेक्शन में फोर्सेस को अगर मैं बैलेंस करता हूँ तो n इक्वल टू 40 आ जाएगा, तो n इक्वल टू 40, तो फ्रिक्शन हो जाएगा मेरा म्यू इंटू एन, तो म्यू इज 0.6 इंटू 40, तो ये आ जाएगा 24 न्यूटन। तो ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है 24 न्यूटन, जबकि इसको चलाने वाला जो ड्राइविंग फोर्स है वो है 20 न्यूटन। तो क्या सिस्टम चलेगा, तो नो, इट विल नॉट मूव, राइट। तो ये जो सिस्टम है ये रेस्ट पे रहेगा। अब ऐसे केसेस में अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई यहाँ पे टेंशन बताओ, यहाँ पे टेंशन बताओ और यहाँ पे फ्रिक्शन बताओ कितना लग रहा है, तो फिर तुम फोर्सेस को बैलेंस करोगे, राइट, क्योंकि सिस्टम तो चल नहीं रहा है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो इसका मतलब दिस t इज इक्वल टू 20, राइट, एंड दिस t इज इक्वल टू f, राइट। t कितना है 20, इसका मतलब 20 इज इक्वल टू f। तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो 20 न्यूटन का लगेगा, नॉट 24 न्यूटन। ये मैंने पहले भी बताया था कि ये तो मैक्सिमम फ्रिक्शन है, हमेशा मैक्सिमम फ्रिक्शन थोड़ी लगता है। तो वो तो हमें सिर्फ ये चेक करने के लिए देखना होता है तो क्या सिस्टम चल रहा है नहीं चल रहा। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लेके मैंने ये चीज चेक करी थी कि क्या ये सिस्टम चल रहा है या नहीं चल रहा। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि इतना फ्रिक्शन ही यहाँ पे लग रहा है, ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि हमेशा मैक्सिमम फ्रिक्शन थोड़ी लगेगा। तो फिर फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो उसके लिए तुम्हें फोर्सेस को बैलेंस करना चाहिए। जब तुमने एक बार ये प्रूव कर दिया कि सिस्टम चल नहीं रहा, इसका मतलब कि स्टैटिक है सिस्टम, और अगर स्टैटिक है तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। और ये मैंने पहले बताया था कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो हमेशा फोर्सेस को बैलेंस करके निकलता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने फोर्सेस को बैलेंस किया, टी इज इक्वल टू एफ। ओके, ये जो एफ है ये नहीं है 24, ये तो मैक्सिमम है। तो अब मैं मान रहा हूँ कि भाई एफ फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे, और वो कितना होगा, टी के बराबर होगा। और टी कितना है, टी इज 20, वो हमने यहाँ से निकाला है। तो इसका मतलब जो फ्रिक्शन है वो 20 न्यूटन होगा। तो इस टाइम पे यहाँ पे 20 न्यूटन का फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा,
ठीक है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में एक काम और करते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पे भी 4 kg है वेट। अगर ये 4 kg हो तो अब आप देखो कि क्या सिस्टम चलेगा या अभी भी रेस्ट में रहेगा। तो अब फिर से तरीका तो सेम है कि पहले मैं यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल लेता हूँ। मैक्सिमम फ्रिक्शन सेम आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई चेंज किया नहीं। तो ओके, अब यहाँ पे देखो क्या चेंज हुआ, ये आया 40 न्यूटन। अब ये जो ड्राइविंग फोर्स है इस सिस्टम को चलाने वाला एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स है 40 न्यूटन और रोकने वाला है फ्रिक्शन 24 न्यूटन। अब जो सिस्टम है वो नहीं रुक सकता क्योंकि ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा है। तो अब क्या होगा, अब ये सिस्टम चलेगा और जब सिस्टम चलेगा तो फिर तुम्हारे को क्या करना है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनानी है दोनों बॉडीज पे और फिर उन्हें सॉल्व करना है, राइट। तो अगर मैं इस पे बनाता हूँ इक्वेशन तो बनेगी 40 माइनस टी, क्योंकि नीचे जाएगा तो ये ज़्यादा होगा, 40 माइनस टी इज इक्वल टू 4a मास इनटू एक्सेलरेशन। इस पे बनाएंगे तो आएगा t माइनस एफ एंड हाउ मच इज एफ 24। क्यों लिया मैंने मैक्सिमम, क्योंकि जब बॉडी चलती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो हमने बताया था कि मैक्सिमम फ्रिक्शन के या तो बराबर होती है या उससे थोड़ी सी कम होती है। अब क्योंकि क्वेश्चन में एक ही म्यू दिया हुआ है तो हमें मान के चल रहे हैं कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर ही होगा। ओके, अगर ये चीज़ याद नहीं है तो आप पिछला वाला जो लेक्चर था वहाँ पे इस चीज़ को रिपीट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है, क्योंकि बॉडी चल रही है तो फ्रिक्शन मैक्सिमम भी होगा और कितना होगा 24 न्यूटन। तो अब इस पे इक्वेशन क्या बनेगी, ये इधर जा रही है बॉडी तो t माइनस 24 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ये दो इक्वेशंस है, दोनों को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 40 माइनस 24 इज इक्वल टू 8a, तो ये आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 8a। सो a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये वैल्यू अगर हम यहाँ डाल देंगे या यहाँ डाल देंगे तो t आ जाएगा, तो वो काम आप कर सकते हो अपने आप, है ना। अच्छा, एक काम और भी कर सकते थे, एक्सेलरेशन को सीधा लिखते। आपको पता है कि दिस इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम, है ना, ये हमने पहले भी किया था। तो अब एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन से होते हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स एक तो ये वेट है जो 40 लग रहा है, ठीक है, इसका तो कोई रोल होगा नहीं चलने में क्योंकि ये तो मोशन के परपेंडिकुलर है। हाँ, इसका होगा 24 का, है ना। तो अब ये इसे चला रहा है और ये इसे रोक रहा है, तो इन दोनों का नेट कितना होगा, तो 40 माइनस 24, तो 40 माइनस 24 डिवाइडेड बाई टोटल मास 4 प्लस 4, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 16/8 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन तुम इस तरीके से सीधे भी लिख सकते हो, है ना। ये पुराना कॉन्सेप्ट है जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ये इसे चलाने वाला फोर्स, ये इसे रोकने वाला फोर्स, है ना। ये बताया था कि इसको कैसे करना चाहिए। इसको हम ऐसे करते हैं कि ये फोर्स इसे इस साइड ले जाना चाहता है और ये वाला फोर्स इसे उल्टा रोकना चाहता है ना। तो इन दोनों का इफेक्ट अपोजिट है, इसलिए मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक। तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया जो हम पहले कर चुके हैं, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस में करना बड़ा आसान हो जाता है क्वेश्चन को। सिर्फ ये चीज़ जैसे अगर स्कूल लेवल पे आती है या स्कूल की बुक्स में, अगर स्कूल की बुक्स में मतलब जो स्कूल लेवल की बुक्स हैं उसमें अगर तुम देखते हो और ऐसा कोई सिस्टम दिया हुआ है और एक्सेलरेशन निकालना है तो तुम्हारे को सीधा क्या करना चाहिए, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा के और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर देना चाहिए, ठीक है। तो एक साथ आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, मैक्सिमम फ्रिक्शन लगाओ, उसके बाद में यहाँ इक्वेशन बनाओ, यहाँ पे इक्वेशन बनाओ, दोनों को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बड़े आसान से क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और भी देख लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट, अब ये वाला क्वेश्चन देख लो कि इस केस में हमारे को एक्सेलरेशन ही कैलकुलेट करना है और डिफरेंट स्ट्रिंग्स में टेंशन भी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम यही चेक कर लें कि क्या ये सिस्टम रेस्ट पे है या ये सिस्टम मूव करेगा, ठीक है। तो अब इसमें चलाने वाला फोर्स कौन सा है और रोकने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं, तो जरा इस चीज़ को हम चेक करें, राइट। जैसे देखो ये जो है इसका एक वेट लगेगा 60 न्यूटन, ठीक। एक इसका वेट होगा 20 न्यूटन, जिसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। दिस एंगल इज 37, तो दिस विल बी 20 cos 37 एंड व्हाट इज cos 37, इट इज 4/5, सो 20 इंटू 4/5, तो ये आ जाएगा आपका 16 और एक इधर आएगा 20 इंटू साइन 37 विच इज 3/5, है ना। तो ये आ जाएगा 12, 20 साइन 37 इज 3/5, तो 3/5 जब करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर एक ही आएगा 10, ठीक है।
क्या इसका कोई रोल होगा इसमें, क्योंकि ये तो मोशन इधर प्रोड्यूस करेगा या चलेगा, तो फोर्स तो इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका कोई रोल नहीं होगा। तो एक रोल इसका बचेगा और एक इसका बचेगा, है ना। अब देखो पहले तो इन्हीं को हम चेक करते हैं कि इनका और इनका नेट क्या बनेगा। तो इसका नेट बनेगा 60 माइनस 12, ओके ना। अगर ये फोर्स लगाते हैं तो सिस्टम इधर चलेगा, ये लगाते हैं तो सिस्टम उल्टा चलने की कोशिश करेगा, है ना। तो 60 माइनस 12 इसका मतलब 48। तो 48 न्यूटन जो है वो ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है। अब आप इस सिस्टम पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लो। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन पहले यहाँ पे निकालते हैं, मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑन 1 kg। तो इसका फार्मूला क्या होगा, म्यू इंटू एन। अब एन क्या लेंगे यहाँ पे, तो एन इज इक्वल टू 10। म्यू कितना है 0.1, सो इट इज 0.1 इंटू 10, सो इट इज 1 न्यूटन। तो एक फ्रिक्शन यहाँ आएगा 1 न्यूटन का, और दूसरा हम लगाते हैं फिर यहाँ पे, ओके 2 kg पे। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑन 2 kg, म्यू इंटू एन। अच्छा अब यहाँ पे एन कैसे होगा, तो यहाँ पे एन इस तरीके से होगा, और आपको पता है कि इस डायरेक्शन के फोर्सेस को हम बैलेंस करते हैं हमेशा, क्योंकि बॉडी इधर जा रही है तो इसके परपेंडिकुलर फोर्सेस बैलेंस होते हैं। तो n इज इक्वल टू 16, तो ये आ जाएगा 0.1 इंटू 16, दैट मीन्स 1.6 न्यूटन। अगर तुम देखो ध्यान से तो इस केस में इसको जो चलाने वाला सिस्टम है वो था 60 माइनस 12, 48 न्यूटन, और इसको जो रोक रहे हैं फ्रिक्शन वो है एक तो 1 और एक 1.6, ओनली 2.6 न्यूटन। इसका मतलब कि क्या ये फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इसको रोक पाएगा, तो नहीं, क्योंकि चलाने वाला फोर्स ज़्यादा है, 48 है। इसका मतलब सिस्टम चल रहा है, ओके। और अगर सिस्टम चल रहा है तो मैं एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय मास करके डायरेक्टली एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ, ओके। तो एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अब देखो एक्सटर्नल फोर्सेस कौन से हैं, 60 है, इसका वेट है 12, इसका 10 नहीं आएगा क्योंकि ये तो मोशन के परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों हो गए एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है, और फिर इनके फ्रिक्शन हो गए। अब क्योंकि हमने प्रूव कर दिया कि सिस्टम चल रहा है, तो क्योंकि जब सिस्टम चलता है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगता है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो मैक्सिमम होगा, कितना 1.6 न्यूटन, और यहाँ पे भी मैक्सिमम लग रहा होगा कितना 1 न्यूटन, ओके। तो अब आप देखो कि नेट फोर्स क्या बनेगा। तो 60 इस सिस्टम को इधर चला रहा है, 12 1.6 और ये 1, ये सब उल्टे हैं। तो इसका मतलब जो नेट फोर्स बनेगा वो बनेगा 60 माइनस 12 प्लस 1.6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय टोटल मास इज 6 प्लस 2 प्लस 1, ओके ना। चलाने वाला फोर्स 60 माइनस ये 12 1.6 और 1, ये सब उल्टे हैं, ओके। तो इनका इफेक्ट उल्टा है इस 60 से, तो इसलिए माइनस कर दिया, एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, तो ये तुम्हारा एक्सेलरेशन आ गया। अब टेंशन कैलकुलेट करनी है, तो मान लो कि ये टेंशन T1 है और ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो फिर यहाँ से हम टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। 60 माइनस T1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यहाँ पे डाल देना तो टेंशन आ जाएगी, राइट। अब इसकी टेंशन निकालनी है अगर, तो यहाँ पे टेंशन T2 मान लो, और फिर T2 माइनस 1 इज इक्वल टू दिस मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये तुम कर सकते हो, राइट। तो ये टेंशन चलो T2 है, तो नाउ आई कैन से दैट T2 माइनस 1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ये निकाल चुके हैं, तो ये वैल्यूज डाल के और आप आंसर निकाल लोगे, है ना। तो ये तो आसान है, ऐसा कोई खास मुश्किल चीज़ नहीं है ये चीज़, ओके। तो अब एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में आपको 3 मासेस गिवन है, और ये दिया हुआ है फाइंड एक्सेलरेशन इफ मास इज इक्वल टू m जो है ये 2 kg है और 3.4 kg है, ठीक है। अब आपको इस केस में फाइंड आउट करना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। तो सबसे पहले देखो ध्यान यही रखना, स्कूल लेवल पे तो शायद इसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन एंट्रेंस लेवल पे हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या सिस्टम चल रहा है या नहीं चल रहा। तो उसके लिए भी बताया था कि आपको क्या करना होता है, एक्सटर्नल फोर्सेस को चेक करना होता है, राइट। तो मान लेते हैं कि ये 2 kg है, तो अगर ये 2 kg है तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा इसका 20 न्यूटन का, और एक फोर्स यहाँ से आएगा 40 न्यूटन का, और एक इसका भी होगा 40 न्यूटन, और एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, राइट। बाकी टेंशन्स होंगी। तो अभी हम एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करते हैं, तो टेंशन नहीं ले रहे, ठीक। अब आप देखो कि ये 40 और ये 20 इस सिस्टम को चलाएंगे। इस 40 का कोई रोल नहीं होगा क्योंकि इसका मोशन और ये फोर्स परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसको अभी छोड़ देते हैं। तो इनका जो नेट फोर्स है वो क्या बनेगा,
तो जो नेट ड्राइविंग फोर्स होगा वो हमारा आएगा 40 माइनस 20, है ना। अगर इस फोर्स से देखें तो ये सिस्टम इधर जाने की कोशिश कर रहा है और इससे अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनका एक नेट फोर्स बनेगा 40 माइनस 20 विच इज 20 न्यूटन। और किस डायरेक्शन में बनेगा, इसकी डायरेक्शन में। ओके, तो जो इसका नेट ड्राइविंग फोर्स है एफ नेट, कौन सा, एक्सटर्नल, जो कौन सा है, ड्राइविंग फोर्स है, तो कितना है, ये है 40 माइनस 20 दैट इज 20 न्यूटन। ठीक है, अब इसे कंपेयर किससे करें, तो इसको कंपेयर करो फ्रिक्शन के साथ कि जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो ज़्यादा है या ये ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन आएगा वो कितना होगा, वो इस 4 kg पे आएगा। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन होगा F एंड दैट इज म्यू इंटू एन। व्हाट इज म्यू, 0.2 एंड n इज इक्वल टू 40, तो n इज 40, तो कितना आ रहा है, 8 न्यूटन। ओके, अब देखो ये वाला फोर्स ज़्यादा था, इसका सिस्टम इधर चलेगा तो फ्रिक्शन लगेगा राइट की तरफ। ठीक, तो फ्रिक्शन इधर लग रहा है और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है, 8 न्यूटन, ड्राइविंग फोर्स कितना है, 20 न्यूटन। तो क्या सिस्टम रुकेगा, तो नहीं, सिस्टम नहीं रुक सकता क्योंकि फ्रिक्शन कम है और ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा है। इसका मतलब ये सिस्टम इज मूविंग, किस डायरेक्शन में चलेगा, इस डायरेक्शन में। ओके, तो फ्रिक्शन यहाँ आ जाएगा और कितना लगेगा, क्योंकि जब सिस्टम चलता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है और वो मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर होता है, तो ये 8 न्यूटन का फोर्स यहाँ लगेगा। ठीक है, अब अगर हम चाहें तो एक्सेलरेशन तो हम सीधा ही लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय मास। ठीक है ना, ये ड्राइविंग फोर्स था। ओके ना, मैं इसके आगे ड्राइविंग फोर्स लिख देता हूँ जो चलाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इन दोनों में जरा कंफ्यूज मत करना। अब नेट की बात कर रहे हैं, नेट का मतलब जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेज हैं उनका नेट। और ये कौन से थे, ये ड्राइविंग फोर्स थे। ड्राइविंग फोर्स कौन सा था, एक ये और एक ये। ठीक है ना। अच्छा, अब आप देखो कि नेट फोर्स कितना बचेगा, तो एक 40, एक 20 और एक फ्रिक्शन, ये 3 फोर्सेज हैं जो एक्सटर्नली इस सिस्टम पे लग रहे हैं। ये 40 नहीं लेना। ओके, तो 48 एंड 20। ओके, अब ये इसे चला रहा है और ये दोनों इसे रोकने की कोशिश करेंगे, है ना। ये कहाँ चलाएगा, इसे लेफ्ट की तरफ, फ्रिक्शन रोक रहा है अपोजिट और ये 20 भी रोक रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो नेट एक्सटर्नल फोर्स बचेगा वो बनेगा 40 माइनस 8 प्लस 20 एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास। सो इट इज 4 प्लस 4 प्लस 2, 4 प्लस 4 प्लस 2, है ना। तो ये आ गया 40 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 10। तो व्हाट इज 40 माइनस 28, इट इज 12 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ जाएगा 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतने एक्सेलरेशन से सिस्टम चलेगा। अब अगर आपको मान लो यहाँ टेंशन निकालनी है तो यहाँ T1 ले लेना और इक्वेशन बना के इस बॉडी पे, और T1 कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। तो ये हम कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा केस 3.4 kg। अगर मैं यहाँ पे 3.4 kg लेता हूँ तो देखो क्या चेंजेस आएंगे। तो अभी आ जाएगा 3.4 kg, ये आ जाएगा 34। ठीक, फिर से सबसे पहले मैं नेट एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स निकालता हूँ। ठीक है, तो ड्राइविंग फोर्स एक 34 है, एक 40 है। अब इनका नेट क्या बनेगा, तो 40 माइनस 34 दैट इज 6 न्यूटन। तो अब जो नेट आएगा वो ये आ जाएगा दिस माइनस 34 विच इज इक्वल टू 6 न्यूटन। अब जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो है 8 न्यूटन और तुम्हारा ड्राइविंग फोर्स है 6 न्यूटन। तो क्या सिस्टम को चलने देगा, तो नहीं, अब सिस्टम रेस्ट पर रहेगा। सो इन द सेकंड केस द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज 0। ओके, सिस्टम इज एट रेस्ट। ठीक, अच्छा, अगर सिस्टम रेस्ट पे है तो फिर फ्रिक्शन कितना लगेगा, क्या 8 न्यूटन लगेगा, तो नहीं। अगर सिस्टम रेस्ट पे है तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा और स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा फोर्सेस को बैलेंस करके निकलता है। तो फोर्सेस को बैलेंस करो, तो सेकंड पार्ट के लिए हम यहाँ पे 8 नहीं लिख सकते। ठीक है ना, ये तो सिर्फ हमने निकाला था किसके लिए, ये देखने के लिए कि क्या सिस्टम चल रहा है या नहीं चल रहा। तो फिर कितना होगा, तो चलो देख लेते हैं। यहाँ से मान लो ये टेंशन T1 है। ओके, ये T1 हो गई, इधर T2 मान लो, ये T2 है। ठीक, तो अब आप देखो कि ये रेस्ट पे है, इसका मतलब T1 इज इक्वल टू 40। तो ये T1 40 आ गया, ये T1 40, तो यहाँ से 40 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, ये भी रेस्ट पे है, तो T2 इज इक्वल टू 34, तो ये आ गया T2 34। ठीक, अब आप देखो कि इस बॉडी पे इधर लग रहा है 40, इधर लग रहा है 34, बॉडी रेस्ट पे है। तो ये तभी हो सकता है जब ये जो फ्रिक्शन है ये कितना होना चाहिए, 40 माइनस 34 कितना, इधर और इधर फोर्स बैलेंस होंगे तभी तो बॉडी रुकेगी। तो यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 34 है, तो ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 6, जिससे कि इन दोनों का नेट, इन दोनों का सम इसके बराबर हो, तभी तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी। तो अब जो फ्रिक्शन लग रहा होगा सेकंड पार्ट में वो कितना लग रहा होगा, 6 न्यूटन लग रहा होगा। ओके, तो जरा इन चीज़ों का ना ध्यान रखना ना। स्टैटिक फ्रिक्शन में जब भी पूछा जाएगा ना कितना फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, कितना फ्रिक्शन लग रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस में
अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है, बॉडी स्टैटिक है, तो फिर फ्रिक्शन को बैलेंस करके निकालना, म्यू इंटू एन नहीं होगा फिर आंसर। म्यू इंटू एन तो मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है, जो कब लगता है, सिर्फ दो केसेस में, व्हेन द बॉडी इज अबाउट टू स्लाइड, जब चलने वाली है, या फिर वो चल रही है, क्योंकि जब चलती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन को हम नॉर्मली मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर लेते हैं, ठीक है ना। और अगर बॉडी रेस्ट पे है तो फिर फ्रिक्शन की वैल्यू फोर्सेस को बैलेंस करके निकलती है, राइट। तो अब आगे चलते हैं और क्वेश्चंस लेते हैं जिससे कि चीज़ और भी क्लियर हो, राइट। तो लेट अस सी।